हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था वो अपन शुरू करते हैं। लगभग अपन ने वेक्टर का ऑलमोस्ट पार्ट था वो कवर कर लिया है। बाकी रिमेनिंग जो आपका पार्ट रहा है उसको आप कंटिन्यू करते हैं आगे। आपके लिए डेली वीडियो डल रही है। वीडियो डलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि संस्था आपके लिए काम कर ही रही है, पर आपको भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू चालू रखना है। ठीक है, आप ये सोचो कि मैं कल पढ़ लूँगा, तो मुझे भी पता है आप कल पढ़ लोगे, पर वो कल कभी नहीं आएगा और उस कल के चक्कर में आज आप हर दिन आज बर्बाद कर रहे हो फिर। ठीक है, इसलिए आपको डेली जितना काम दिया जा रहा है या जितना काम आपको करना है उनका एक टाइम टेबल बनाइए और उसको कंटिन्यू चालू रखिए। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपके जो डेली का डेली जो आपको काम मिल रहा है उसके आपके कंपाइल होता जाएगा ये, और फिर एक दिन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप इसको कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जितना भी काम आपको डेली मिल रहा है उसको आपको करना है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, पर उससे पहले उसे आसमान छू के दिखाना होता है। तो कुछ बड़ा करना है यार। आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बैठे हो वो एग्ज़ाम कोई नॉर्मल खेल नहीं है, इंडिया के सबसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स है वो। ठीक है, और अब आप अपने घर पे रहते हो तो आप अपने मम्मी पापा को सुबह से लेकर शाम तक ऑब्जर्व करते हो, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर क्यों बनना है। ठीक है, आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कहीं न कहीं से वो फीस का जुगाड़ करते हैं, आपको बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम अपने मम्मी पापा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ ऐसा करके दिखाइए आप उनको, ताकि उनका भी सीना फूल जाए, उनका गर्व से सिर ऊपर हो जाए। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए, नो डाउट आप मेहनत कर रहे हो और आप वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको सख्त ज़रूरत है इनकी। ठीक है, जो कहीं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उन तक भी इनको पहुंचाइए। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपने माँ बाप का सपना साकार करिए। आप इस उम्मीद में बिल्कुल मत बैठे रहना कि एग्ज़ाम पता नहीं कब होंगे, एक दिन ज़रूर होंगे, ये डेफिनेटली श्योर है। ये कभी नहीं होगा कि ये चलता ही रहेगा सिलसिला। ठीक है, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, बाहर आना जाना बंद कर दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि जितनी आप सावधानियां बरतोगे उतना ही इस समय आपके लिए फ़ायदा है। और जब भी घर के अंदर हो तो आपके पास 24 घंटे हैं, तो अगर आप उन 24 घंटों में से 8 या 10 घंटे भी अपनी पढ़ाई के लिए निकालते हो तो उस बहुत ही अच्छी बात है और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। अब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा एक पॉइंट था यूनिट वेक्टर, इसके अंदर हमारा एक पॉइंट बच गया था, वो था आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को मत इकाई सदिश, कौन सा सदिश? इकाई सदिश। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है, एकांक होता है, इकाई सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है, एकांक होता है, क्या कहलाता है? इकाई सदिश कहलाता है। जैसे आपके पास कोई भी वेक्टर है ए, वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 i केप, a2 j केप और a3 k केप। अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का जो साइन होता है वो ऐसे, इसको बोलते हैं केप। ठीक है, क्योंकि ये केप जैसी लग रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? केप। ए केप इक्वल टू होता है सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। अब हमारे पास वेक्टर तो गिवन है ऑलरेडी, उसने आपका 50% काम तो खुद ही कर दिया, क्योंकि उसने आपको वेक्टर दिया है, आप पे बहुत बड़ा एहसान किया उसने वेक्टर देके। क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें चाहिए होती है जिसमें से एक उसने दे दी, अब आपको एक फाइंड आउट करनी है। तो अपन ने वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालना है वो सीख रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ आई केप का स्क्वायर, तो a1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे केप का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ के केप का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किया आपका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यू अपन अगर यहाँ पुट करते हैं तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? a1 i केप, a2 j केप, a3
के केप अपॉन A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस A3 स्क्वेयर। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले आपके सामने निकल के आते हैं। पहला फॉर्मूला आपका ये है, बेसिक फॉर्मूला आपको ये, और हमेशा फिजिक्स में आप बेसिक अप्रोच को पकड़ा करिए, ठीक है। आप इस फॉर्मूले पे जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये आपका एक कोई भी एक वेक्टर है जिसको लेके अपन ने फाइंड आउट किए, तो ये एक कंडीशन बन गई है आपकी, ठीक है। और ये जनरलाइज फॉर्मूला है जो हर जगह काम आएगा। जैसे आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 3i केप 4j केप प्लस 5k केप, आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। जो ये आपको वेक्टर गिवन है ये वेक्टर p के इक्वल है। तो अगर आपको p का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बेसिक फॉर्मूला वेक्टर ऑफ p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। अगर अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन कैसा निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, √50। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। अगर आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितना दे रखा है आपको, 3i केप 4j केप 5k केप अपॉन √50। तो यह आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण हमेशा कितना होता है, 1। अगर आप इसका वापिस से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 1, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एक बहुत ही प्यारी सी बात थी जो अपन ने डिस्कस कर ली। ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, चीज़ें छोटी छोटी है पर इन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं, और उन्हीं कंसेप्ट का एग्जाम में मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यूज किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखना, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो यह आपका पहला केस जो ख़त्म होता है, ठीक है। जो आपका एक और छोटा सा जो पॉइंट था वो अपन ने ख़त्म कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। संस्था आपके साथ बहुत मेहनत कर रही है, आपके टीचर आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उनके साथ उनसे डबल मेहनत करिए। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बन जाते हैं और महलों को बनने में समय लगता है। तो ये जो आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एक बहुत बड़ा महल है जिसकी नींव आपको रखनी है, और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ लो। आप ये सोचो कि कोई नहीं पढ़ रहा होगा, तो ये ध्यान रखना इस दुनिया के किसी न किसी कोने
की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पे आपके समझ अगर नहीं भी आए तो आपके पास अब तो सुविधा है, अपने फ़ोन को वीडियो को वापस से बैक करो और देख सकते हो। अपन ने सबसे पहले आपको एक वेक्टर p दिया था, एक वेक्टर q दिया था, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड p, ठीक है, और उसको p से रिप्रेजेंट कर दिया। ये वेक्टर q एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा और परिमाण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अपन ने बना लिया, सोल्व कर लिया, यहाँ से आपका रिलेशन आ गया r इक्वल्स टू। एक और रिलेशन आपसे पूछा जाता है, वो आपसे बोलेगा कि परिणामी सदिश ए, जैसे आपको बोल दे कि वेक्टर r और वेक्टर p के बीच का कोण बताओ, ठीक है, तो यही तो है वो कोण अल्फा। ये आपका p था, ये आपका r है। अगर आपको अल्फा का मान निकालना पड़ जाए तो अपन टेन अल्फा, टेन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका? q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कोस थीटा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? टेन इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कोस थीटा। तो ये आपके पास एक और रिलेशन आ गया। ये किस किस के बीच का एंगल है? p और r के बीच का। अब कोई बच्चा अगर बोले बीच का तो निकाल लिया, अगर हमसे पूछ ले q और r के बीच का, टोटल एंगल अल्फा थीटा है, ये नीचे वाला अल्फा है, तो ये कितना है रिमेनिंग? थीटा माइनस अल्फा। तो जो आपका आएगा यहाँ से उसको किस में से माइनस कर देना? थीटा में से। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन खत्म होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, साथ साथ में ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो। ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले के ऊपर अपन केस की बात करते हैं, तो अपन केस फर्स्ट डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। केस फर्स्ट क्या बोलता है कि यदि दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे से 0 डिग्री के कोण पे हो, ठीक है, तो मान लो आपका पहला सदिश ऐसे है, ये आपका वेक्टर p है और ये आपका वेक्टर क्या हो गया? q। तो इन दोनों के बीच का एंगल आपका कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ठीक है, और अगर जब थीटा आपका 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है, अगर थीटा आपका कितना डिग्री है? 0 डिग्री, तो इसके अंदर अगर आप 0 रखोगे तो r इक्वल्स टू, तो अपन लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq कोस 0। तो यहाँ से आपका रिलेशन क्या आ जाएगा? r इक्वल्स टू p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी? p प्लस q का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से r की जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं या 0 डिग्री पे होते हैं तो उनका परिणामी हमेशा हमेशा अधिकतम आता है, क्योंकि कोस 0 का मान सबसे ज़्यादा होता है, 1 होता है। कोस में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, यह आपका पहला केस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बहुत आसान है। सेकंड केस आपसे ये पूछ सकता है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पे हो या एक दूसरे से प्रति समांतर हो। प्रति समांतर का मतलब ध्यान से समझना, जरा ध्यान से देखेंगे प्रति समांतर का मतलब क्या है। अभी जो बात कर रहे थे वो था समांतर, मतलब एक के पीछे एक। प्रति समांतर का मतलब जस्ट अपोजिट, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ पे जहां जहां 0 डिग्री था वहां वहां क्या पुट कर देंगे? 180। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस
तो यहाँ भी कितना आ जाएगा माइनस, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा माइनस। और जब दो सदिश एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पे होते हैं तो उनका परिणामी न्यूनतम होता है, और वो कितना होता है P माइनस क्यू। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? और तीसरा केस अपन क्या पढ़ेंगे, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो जाए, क्या हो जाए, लंबवत। तो जैसे इट मीन्स उनके बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। ये आपका P, ये आपका Q और ये आपका एंगल 90 डिग्री। तो थीटा आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं, थर्ड केस। तो हम R इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कोस 90। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 0। तो यहाँ से आपका R कितना आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। और ये कंडीशन तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जब भी आप कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन इसके ऊपर नॉर्मल बातें हो सकती थी जो अपन ने पूरी करी। ठीक है, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आप कोई भी बच्चा अगर कभी भी उसने वेक्टर नहीं पढ़ा हो तो अगर वो इन 3 लेक्चर को ढंग से देख लेता है तो इजीली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, अब अपन नया जो चैप्टर है वो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। ठीक है, नया चैप्टर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।